91.2 NIVH हेलोदून पर पेश है दोस्तों एक ब्रांड न्यू शो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव विद RJ गौरव। क्या है खास इस शो में, तो बता दूं कि इस शो में बात होगी उन महान पर्सनैलिटीज से जो कि अपने इनिशिएटिव से हम जैसे दृष्टि दिव्यांगजनों की जिंदगी में दे रहे हैं आशा और संभावनाओं के पॉजिटिव चेंज। तो सुनना ना भूलिएगा ये प्रोग्राम हर वेडनेसडे हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और यूट्यूब चैनल 91.2 NIVH हेलोदून पर। नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोदून पर मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त RJ गौरव आप सभी के साथ में। और दोस्तों, आज के इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में हमारे साथ होने वाले हैं एक और दिव्यांग हस्ती राजेश कहेर जी। ये मध्य प्रदेश से हैं और ये जो है सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए स्पेशली VI के लिए जो है इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस जो है चलाया करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है जो कि हमने इसको सोचा समझा और उसके बाद आज इन्हें आमंत्रित किया गया हमारे इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। और बहुत सारे शौक भी दोस्तों ये रखते हैं जो कि हम इस कार्यक्रम के दौरान धीरे धीरे इनसे निकलवाने की कोशिश करेंगे और काफी मनोरंजन पूर्ण कार्यक्रम जो है ये होने वाला है राजेश कहेर जी के साथ। सो बड़े इत्मीनान से सुनिएगा और बड़े धैर्य पूर्वक बिल्कुल दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि आज के मेहमान जो है बहुत खास होने वाले हैं। सो ज्यादा देर ना करते हुए राजेश जी से आपका धीरे धीरे परिचय करवाते हैं। सबसे पहले राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए प्रोग्राम में। सर्वप्रथम 91.2 NIVH हेलोदून की पूरी टीम और गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके इस चैनल पर। और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज मुझ जैसे नाचीज व्यक्ति को आप लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया है और मुझे जो है मुझसे आप सवाल करने वाले हैं। मुझे तो हल्की हल्की घबराहट है, एक नर्वसनेस है कि मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी हर सवाल का सामना करना हमारा दायित्व भी है और हमें करना चाहिए। तो हम सवाल लेंगे और आपके जवाब भी देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार आमंत्रित करने के लिए जी। और दोस्तों, कौन नाचीज है ये तो इस इंटरव्यू के दौरान ही पता लगेगा क्योंकि इतने सारे शौक को अपने साथ रखने वाले, इतने सारे कार्य करने वाले, मतलब कौन कहेगा इन्हें कि ये नाचीज हो सकते हैं। बहरहाल धीरे धीरे सिलसिला शुरू करते हैं। राजेश जी, हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप और कहाँ हैं? जी दोस्तों, मैं हेलोदून के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार एक बार फिर। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम राजेश कुमार कहार है और मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का निवासी हूँ। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और फिलहाल अपनी B.Ed की क्लासेस ले रहा हूँ। फिलहाल मैं अपना B.Ed की डिग्री को कंप्लीट करने में रत हूँ अभी जी। तो मेरे बारे में यही सारी जानकारियां हैं। जैसे कि गौरव ने मेरे बारे में बहुत कुछ बातें कही हैं, तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मुझ में कुछ खास नहीं है, वो तो गौरव ही बताएंगे। गौरव मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थी भी रहे हैं, तो आज वो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा शौक है, मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, सोशल वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मैं कहीं भी रहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में सोशल वर्क करते रहूँ। और जिस तरह मेरा एक मूल मंत्र होता है, तो मैं ना चाहता हूँ कि कंट्रीब्यूट फॉर द कंट्री, यू शुड हैव कंट्रीब्यूट समथिंग और द अदर फॉर द कंट्री। जहाँ से भी आपको हो सके किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करिए कंट्री को, क्योंकि हम अगर देश को कुछ देंगे नहीं तो हमें देश से लेने का कोई अधिकार नहीं, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं हमेशा इस देश को कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। जी, आप अपने थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपना जो है किस तरीके से बीता, और ब्लाइंडनेस तो है ही, तो कैसे इसने कदम रखा और क्या क्या कठिनाइयां आपको आपके बचपन में हुई? ये एक्चुअली एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता तो जानते थे कि मैं दृष्टिहीन हूँ, मैं देख नहीं सकता। लेकिन मुझे जब जिस तरह से मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, जैसे सभी बच्चे होते हैं, मुझे इस बात को विश्वास नहीं था, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं था कि क्योंकि मैं जानते नहीं था कि देखना और ना देखना क्या होता है। तो मैं सामान्य बच्चों की तरह, आम बच्चों की तरह मैं बहुत तेज तेज दौड़ता, बच्चों के साथ खेलता। अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती तो वो लोग मुझे बताते, लेकिन मैं आम बच्चों की तरह ही खूब दौड़ता। मेरे माथे से लेकर पैर तक कई चोटें हैं, मैंने बहुत चोटें खाई है इसी चक्कर में। तो एक एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे घर में एक जो टीचर आए, वो भी ब्लाइंड, उन्होंने जबलपुर ब्लाइंड स्कूल से और नागपुर से पढ़ाई की थी।
तो वो एक बार हमारे घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप देख नहीं सकते। मैंने कहा ये होता क्या है? मैंने कहा क्या ये देख नहीं सकते मतलब? उन्होंने बताया कि ये जो उंगली मैं आपको बता रहा हूँ ये जो आपकी माँ है आंखों से देख के मुझे बता सकती है, लेकिन आप जब तक मेरी उंगलियों को छुएंगे नहीं तब तक आप नहीं बता सकते कि ये कितनी उंगली है या फिर ये कोई चीज है। तब जाके मुझे अपने आप पर और इस बात पर विश्वास हुआ था कि हाँ हकीकत में मैं देख नहीं सकता, शायद इसी वजह से मुझे इतनी ठोकरें खानी पड़ी हैं। तो ये तो हुई मेरी ब्लाइंडनेस की बात। और बचपना की अगर मैं बात करूं तो बचपन में मैं बहुत शैतान था, जैसे सभी बच्चे हुआ करते हैं। मतलब लोगों के साथ अगर खेल खेल में मेरी बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। मैं चीटिंग बहुत बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मुझे बहुत मतलब कि जो है मैं काफी शैतान बच्चा था। मेरा बचपने की अगर आपको मैं कहानियां सुनाने लगूं तो आप जो है रात और दिन हंसेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी जब कभी अपने बचपने की कहानियों को जब याद करता हूँ तो मैं बहुत था रियली। इसके अलावा जो है आप किस तरीके का सोशल वर्क जो है भी कर रहे हैं? फिलहाल की स्थिति में अगर मैं अपने सोशल वर्क की मैं बात करूं तो मैं जो है मैंने 3 सालों तक पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। जो लॉकडाउन का दौर था उससे पहले से मैं, और उससे पहले से भी मैं कई तरह के सोशल वर्क की भावना मेरे अंदर बहुत पहले से, जैसे कि जब बहुत छोटा था तो बच्चे जैसे जो लोग नोट्स नहीं बना सकते थे तो मैं उनको बना के देता था और उनकी पूरी मैं मदद करता था पढ़ने लिखने में। मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा जो है वो इसमें कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। हर किसी को शिक्षा उसी तरीके से मिलनी चाहिए और अच्छी तरह से शामिल होना चाहिए जिस तरीके से वो सभी बच्चे होते हैं जिनको काफी कुछ आता है। तो जैसे आपने अभी मुझसे पूछा कि सोशल वर्क के बारे में कि भाई आप अभी किस तरह का सोशल वर्क करें, तो अभी जो है मैं फिलहाल अपने एग्जाम को देते हुए एग्जाम के साथ साथ वो बच्चे जिनको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, उन बच्चे जो भी मुझसे कभी भी 24 घंटों में कभी भी मुझे फोन करते हैं तो मैं उनको जो है उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें शॉर्ट आउट करता हूँ इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन से रिलेटेड। तो अभी मेरा जो है इसी तरह का सोशल वर्क है, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास बच्चे नहीं है क्योंकि सभी अपने अपने परीक्षाओं में और कहीं कहीं सब बिजी हैं। तो इस समय में जो है मेरी मतलब कि कंटिन्यूअसली जो मैं काम कर रहा था वो रुका हुआ है, बाकी मैं मदद लोगों की करते रहता हूँ। आपने मतलब इससे पहले भी कोई और इंग्लिश के अलावा और भी क्लासेस ली हैं? हाँ, इंग्लिश के अलावा मैंने जो है लोगों को म्यूजिक वगैरह सिखाया है। म्यूजिक भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन भी पढ़ाया, ऑफलाइन भी पढ़ाया है। तो मैंने म्यूजिक काफी पढ़ाया है और हालांकि मुझे उतना ज्ञान नहीं है लेकिन जितना भी है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो है लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ। तो बस मैं इसी तरह का काम करते रहता हूँ और मैं हमेशा सोशल वर्क करना चाहता हूँ जिंदगी में। जी। तो अभी मतलब आप जो क्लासेस लेते हैं, पहले तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, अभी क्या मतलब किस कॉस्ट पे? देखिए एक्चुअली मेरी जो क्लासेस की कॉस्ट है वो बहुत लो है, लाइक 300 रुपीज लेना। लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी से मैं पैसे ही लेता हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं पैसे को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैं इसे सोशल वर्क ही कहूँगा क्योंकि मैं पैसे इसीलिए, देखिए श्रोताओं दोस्तों, मैं अगर पैसों की अगर मैं बात करूं तो पैसा जिंदगी में सिर्फ अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, बाकी हमारे उस भाव को जो है पूरा नहीं कर सकता, उस फीलिंग को जो है पैसा पूरा नहीं कर सकता जो हमारे मन में है, राइट। तो मैं समझता हूं कि देखिए अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें ही अगर कहीं हमेशा देते रहते हैं तो लोगों को उसकी कद्र नहीं होती, उसकी लोगों को वैल्यू नहीं होती। मैंने खुद महसूस किया है। तब मुझे मेरी इच्छाओं के कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया और कुछ नहीं बहुत सारे बच्चों ने सजेस्ट किया कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट आपने काफी पढ़ा लिया और हम देख रहे हैं कि बच्चे इसकी वैल्यू नहीं कर रहे, आप कुछ चार्ज करिए ताकि उनको इस बात का एहसास होता रहे कि नहीं, हमने कुछ दिया है तो हमें यहाँ से कुछ लेके भी जाना है। तो ये सारी बातें हैं, तो इसलिए मैं बहुत कम, एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस मैं उनसे लेता हूँ। तो बस मेरा यही है, बस इससे ज्यादा मैं कोई चार्ज वार्ज नहीं करता। और जिंदगी में मैं ये, और खास तौर पे अगर विजुअली इम्पैक्ट की बात हो, अगर जैसे कि वो अपने मेरे सामने अगर कहीं कहता है कि सर एक्चुअली मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी, मेरी प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी है, तो मैं उनसे कभी कोई चार्ज नहीं लेता और 24 आवर्स उनके लिए मैं फ्री रहता हूँ। जो भी उन्हें मुझसे कभी पूछना होता है तो मैं उन्हें जरूर बताता हूँ। जी। इसके अलावा जो है बहुत अच्छी बात दोस्तों राजेश जी ने बताई कि फ्री चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे कुछ भी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है ये आप सभी को बता रहे हैं और अगर इनकी तरफ गौर करेंगे
तो आप सब बहुत कुछ अपने जीवन में धारण करेंगे इसको, तो बहुत कुछ आगे जाके अपने जीवन में पा सकते हैं। जी हाँ, मैं जानना चाहूंगा राजेश जी आपके शौक के बारे में कि किस किस तरह के शौक और आप रखते हैं सोशल वर्क के जी अलावा। सोशल वर्क तो खैर ये जी तो सेवा है, समाज सेवा है, लेकिन जी और क्या शौक रखते हैं आप? जी। तो मैं हेलोदून के श्रोताओं को बताना चाहता हूँ गौरव, जहाँ तक तुम तो परिचित हो ही, लेकिन मैं हेलोदून के श्रोताओं के साथ भी अपनी बात रखना चाहता हूँ, अपनी जो शौक है उनको बांटना चाहता हूँ। मुझे गाने का बहुत शौक है और मैंने कई स्टेज परफॉर्म भी किए हैं और कई तरह के पुरस्कार भी मुझे मिले हैं। और इसके अलावा मुझे कविता लेखन का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं जिंदगी में कविता लिखते रहना चाहता हूँ क्योंकि साहित्य एक ऐसी चीज है जो समाज का दर्पण है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि समाज को जो है हम कुछ ना कुछ देते रहें, और समाज जो है, साहित्य एक ऐसी चीज है जो समाज में व्याप्त कुप्रथाओं कुरीतियों को जो है दूर करने का काम करता है। तो ये साहित्य का काम है। तो मुझे कविता लिखना, काव्य लेखन बहुत ज्यादा पसंद है और मैं काव्य लेखन से बहुत प्रेम करता हूँ। और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ और भाषा हिंदी माँ जैसी भाषा हमें मिली है। हम हिंदी को माँ कहते हैं, ऐसी भाषा हमें मिली और इस भाषा में कहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अगले शौक के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मुझे कई तरह के इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तबला, हारमोनियम, फ्लूट, कीबोर्ड, ढोलक, ये सारे इंस्ट्रूमेंट मुझे बजाने का बहुत शौक है और ये सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैं जैसे ही मुझे कभी कोई फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपनी एक्टिविटीज को करना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं कहना चाहूंगा अगर पॉसिबल हो अभी फिलहाल में आप क्या कुछ बजा करके हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं? एक्चुअली क्या है, सभी इंस्ट्रूमेंट फिलहाल अंदर कहीं पर रखे हुए हैं। मेरे पास फ्लूट है तो मैं आप लोगों को फ्लूट जरूर सुनाऊंगा। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक मेरी लिखी हुई एक रचना है। मैंने गीता से प्रभावित होकर लिखा था। तो गीता से प्रेरित होकर के मैंने उस रचना को मैंने लिखा है, तो वो आपको मैं सुनाना चाहूंगा। और उसमें एक्चुअली मैंने अपने विद्यार्थियों के लिए उसे लिखा था कि हमारे कुछ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं काफी ज्यादा, तो उन्हें मोटिवेशन की बहुत ज्यादा नीड होती है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सर कभी ऐसा कुछ लिखिए, हम लोगों के लिए, आप तो कवि हैं, तो कुछ ऐसा लिखिए कि हमें बहुत अच्छा लगे और हमें एक मोटिवेशन मिले। तो मैंने उन लोगों के लिए लिखा था, तो मैं आपको वो सुना रहा हूँ जो मैंने उन विद्यार्थियों के लिए लिखा था। गीता, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि कर्म करोगे तो सब कुछ मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा, कर्म ही सर्वोपरि है, ये उन्होंने कहा था। तो मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ कि चाहते हो जिंदगी में आप कुछ बनना अगर, चाहते हो जिंदगी में आप कुछ बनना अगर, कर्म ही सर्वोपरि है, बात यह तुम जान लो। चाहते हो जिंदगी में आप कुछ बनना अगर, कर्म ही सर्वोपरि है, बात यह तुम जान लो। कर्म पर निर्भर सफलता, भाग्य पर कुछ भी नहीं। कर्म पर निर्भर सफलता, भाग्य पर कुछ भी नहीं। बात कड़वी है मगर सच है, इसी को मान लो। कर्म पर निर्भर सफलता, भाग्य पर कुछ भी नहीं। बात कड़वी है मगर सच है, इसी को मान लो। और ख्वाहिशें हर पूर्ण होंगी, बात ये निश्चित है, पर ख्वाहिशें हर पूर्ण होंगी, बात ये निश्चित है, पर उससे पहले समर्पण बलिदान दो, बलिदान दो, उससे पहले समर्पण बलिदान दो। और उसकी अंतिम लाइन ये है, मैं कह रहा था कि उससे पहले समर्पण बलिदान दो, बलिदान दो। कर्म की पूजा करो निश्चित दिलाएगा विजय, कर्म की पूजा करो निश्चित दिलाएगा विजय, जीत कर ही सांस लेंगे ठान लो। बस जी, ऐसे ही कुछ रचना जो है, बहुत सुंदर रचना आपने ये लिखी राजेश जी। और पर्सनली मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि इतने सरल शब्दों में इस चीज को बताने के लिए मैं मानता हूँ कि इससे सरल शब्द और नहीं हो सकते थे, जिसको कि सुन के हर एक व्यक्ति, आपने तो विद्यार्थियों के लिए लिखा, लेकिन चाहे कोई भी हो वो इससे मोटिवेशन थोड़ा बहुत अवश्य पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तारीफ के लिए। इतनी ज्यादा आपने तारीफ की, काबिल तो हालांकि मैं नहीं हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तारीफ की। अब मेरे हाथ में फ्लूट है और आप कह रहे थे कि कुछ फ्लूट में आप बजा के दिखाइए, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजा के, तो मेरे पास अभी फ्लूट है, मैं फ्लूट आपको बजा के बता देता हूँ। जी।
बहुत सुंदर गाना जो है आपने फ्लूट पर प्ले किया, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, है ना? जी बिल्कुल। और बहुत अगर ये गाना जो है बात करें हम, जी वैसे तो है गाना ये काफी, जो लाइंस के हिसाब से तो लोग इसको बहुत छोटा गाना और बहुत फेमस भी, सबको याद रहने वाला गाना है, लेकिन अगर इसकी गहराई में अगर कोई जाए, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या होगा कि बहुत ज्यादा गहरा अर्थ जो है इस गाने का निकलता है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, मैं बार बार, क्योंकि जब इसको अगर कोई बैठ करके सोचे कि भाई ये क्या है, तो बहुत कुछ वो इस गाने से सीख सकते। इसके अलावा मैं मतलब आपके काम के उससे और वो सब तो मैंने जाना, लेकिन आपकी स्कूलिंग का थोड़ा सा बता दीजिए हमारे श्रोताओं, क्योंकि इतने सारे आप शौक रखते थे और इतनी सारी परफॉर्मेंस वगैरह दी, तो सबसे पहले आप ये बताइए आपकी स्कूलिंग का क्या रहा, कहाँ से स्कूलिंग ली आपने? अगर मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूं तो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो मेरे गांव से ही हुई। मैं हर्रई नामक गांव में रहता हूं, ये अब तहसील है, और यहाँ के ही स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग की। यहाँ पर कुछ कठिनाइयाँ मुझे फेस करनी पड़ती थी, जैसे कि वो लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखवाते थे, बहुत सारी चीजें ऐसे करते थे जो मतलब एक दृष्टिहीन नहीं समझ सकता। तो काफी सारी चीजें, फिर वो मैं उनसे कहता था कि एक बार आप मुझे ये सारी चीजें बोलकर बता दीजिए, तो वो टीचर्स लोग थोड़े कोऑपरेटिव होते थे, कोऑपरेट करते थे। तो उसके पश्चात मुझे जब हमारे फैमिली मेंबर्स को किसी ने बताया कि नहीं ये बच्चा तो स्पेशल है, इसे किसी थोड़े दिनों के लिए इसे किसी स्पेशल स्कूल में रखिए, तो स्पेशल स्कूल में मैं जो है मेरा एडमिशन हुआ 5वीं क्लास। और 5वीं क्लास में जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ तो पहले तो मैं बहुत डरता था कि ये तो छू के कैसे पढ़ पाएंगे, इतना सारा कैसे हो पाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें, मतलब मैं बहुत छोटा था तभी आती थी, क्योंकि 5वीं क्लास में जब मैं 5वीं क्लास के लास्ट से मैं कविताएं लिख रहा हूँ। मुझे कविता लिखने का शौक जो है 5वीं क्लास के लास्ट से है, मैं बहुत छोटा था तभी से। तो मतलब मेरा काफी माइंड जो है डेवलप्ड होता था। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जब वो बहुत छोटे होते हैं, बच्चे जो जब छोटे होते हैं तो उनका मन जो है ना बड़ा एकाग्र रहता है, उनके मन में कोई भी चीज जो है डालो तो बहुत आसानी से चली जाती है। तो मेरा एक सुझाव भी मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि जब भी कोई छोटे बच्चे आपके यहाँ, अगर छोटे बच्चे हैं और आप उन्हें कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं तो उन्हें अच्छा माहौल दीजिए, अच्छा एटमॉस्फेयर दीजिए, और कोशिश करिए कि उन्हें जो है वो काम ज्यादा करवाएं जो आप उसे बनाना चाहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं कर पाया, हमारा बच्चा वो नहीं कर पाया। आप उसे जिस फील्ड में ले जाना चाहते हैं उसमें डेवलप कराने की कोशिश करिए, तो आपका बच्चा, और आप वो जो घर में जो भी बच्चा है, चाहे वो वीआई हो चाहे सामान्य हो, कोई भी बच्चा हो, वो एक चीज में अगर आप उसे डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली उसका हर एक क्षेत्र में उसका जो है माइंड ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें ग्रैब करना शुरू कर देता है। मैं अपने से इस बात को जानता हूँ कि मैंने किस तरह से किया है। तो मैंने जो है मतलब कि फिर जैसे ही मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ 5वीं क्लास में, तो मैं 2-4 दिन तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर मुझे टीचर्स लोगों ने समझाया, तो मैं 1 महीने में मुझे ब्रेल आई, और 1.5 महीने के अंदर मैं किताबें पढ़ने लगा, ब्रेल लिखने लगा, सारी सब कुछ मैं करने लगा। तो फिर मैं महापुरुषों को बहुत ज्यादा पढ़ता था, उनकी जीवनी, उनकी आत्मकथा और उनके बारे में जो भी प्रेरक प्रसंग हुआ करते थे उनको मैं बहुत पढ़ता था। यहाँ से फिर मेरी कविता का भी आरंभ हुआ कि भाई चलो अब कविता मुझे एहसास हो गया था कि नहीं मेरा जन्म लिखने के लिए हुआ है। तो मतलब कि जो है इस बात का मुझे एहसास हो गया और मैं कविताएं लिखने लगा। मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे हुआ, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छी बात मेरे लिए थी। उसके बाद फिर अगर मैं अपनी बात करूं, फिर मुझे नॉर्मल स्कूल में भेज दिया गया क्योंकि मुझे ब्रेल आने लगी। फिर मुझे नॉर्मल स्कूल में भेजा जाने लगा। तो फिर वहाँ पे जो है हमारे टीचर इतने कोऑपरेटिव थे कि जो वो लोग जो ब्लैक बोर्ड में लिखाते थे वो हमें ब्रेल में लिखा दिया करते थे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता था। तो हमें यहाँ पे कोई खास कठिनाइयाँ देखने को नहीं मिली। फिर उसके बाद जब मेरी मिडिल शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को मैंने जब पूर्ण कर ली, तो उसके बाद फिर मैं हायर सेकेंडरी के लिए फिर मुझे भोपाल में भेजा गया। भोपाल में एक हॉस्टल है 1250 ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन का, तो वहाँ पर मुझे भेजा गया। और फिर वहाँ पे भी एक नूतन सुभाष स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है और हमारे वहाँ के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ से फिर मेरा 11th और 12th कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर वहाँ पे भी, वहाँ से कंप्लीट करने के बाद फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय चला गया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय जाऊँ और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ। तो मैंने सफलतापूर्वक किया और 81.76 मार्क्स
के साथ मैंने अपना पूरा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो ये मेरी मतलब एक मैं कह सकता हूँ कि एक ब्रीफ स्केच है मेरी स्टडी के बारे में जो मैंने आपको बताया। जी, और अगर अब जो है लोग सोचें कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा ये कमी थी, ये क्वेश्चन यहाँ नहीं उठाना चाहिए था या जो भी है, तो यहाँ पर मैं ये भी साथ साथ क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ सभी को कि ये क्वेश्चन यहाँ आया इसलिए कि जो शौक हैं राजेश जी के वो किस तरीके से डेवलप हुए, क्योंकि ज्यादातर शिक्षा नॉर्मल स्कूल्स में ही ली और ग्रेजुएशन के बाद तो रहना ही नॉर्मल लोगों के साथ में हो जाता है। तो नॉर्मल स्कूल की जर्नी में कविता का तो आपने बताया कि आपने जो है 5th क्लास के बाद से जो है लिखना शुरू कर दिया था, और गाना और म्यूजिक के साथ में जो है जुड़ाव कैसे हुआ? एक्चुअली हम जब हमारा जब स्पेशल स्कूल में एडमिशन हुआ, वैसे तो बहुत छोटे से ही मुझे मतलब गाने वाने का शौक था, ढोलक वोलक मैं बजाता था, लेकिन उतनी मतलब वो बात नहीं थी क्योंकि बहुत छोटा बच्चा था, तो स्वाभाविक सी बात है वो बात हो भी नहीं सकती थी। उसके बाद जब मुझे स्पेशल स्कूल में भेजा गया तो वहाँ पे मुझे तबला जो है ना, एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे ऐसा तो गाना वाना आता था, तो एक बार मतलब साप्ताहिक क्लासेस होती थी वहाँ पर, सप्ताह में 1 या 2 क्लासेस होती थी, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन एक बार हमारे यहाँ से एक सर हैं हमारे छिंदवाड़ा में, वो रहते हैं तबला बजाते हैं, अजय चौरसिया सर है उनका नाम है, वो बहुत बड़े प्रोफेशनल तबला वादक हैं। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ कि वो हमारे यहाँ आए और उन्होंने एक बार तबला बजाया और सब लोग गाने गा रहे थे, और जो तबला उन्होंने बजाया मेरे नस नस में बिजली सी कौंध गई कि ऐसा तबला भी बजाया जा सकता है। लाइक मैंने पहली बार वैसा तबला बजाते हुए किसी को सुना था, तो मैंने ठान लिया अपने मन में कि मुझे तबला बजाना है। तो मैंने 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं भी तबला बजाने लग गया और कोशिश करता कि उनके जैसा तबला बजाऊं। तो उनके जैसा तो खैर मैं कभी नहीं बन सकता, लेकिन मैं कोशिश करता था कि मैं वैसा तबला बजाऊं। मुझे काफी मतलब कि ब्लेसेस मिली, काफी मुझे सपोर्ट मिला, मैं तबला बजाना शुरू कर दिया। फिर मैंने किसी को हारमोनियम बजाते हुए देखा, तो मैं सुनते सुनते स्वरों को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि गाने का थोड़ा बहुत तो नॉलेज था ही, तो स्वरों से मैं जो है धीरे धीरे करके हारमोनियम सीख गया। ऐसे करके मैंने जो है सारे इंस्ट्रूमेंट सीखा। अच्छा, और बांसुरी की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे जो है मैंने ग्रेजुएशन में सीखी है, क्योंकि पहले तो मुझे आती नहीं थी। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी। वो ट्रेजेडी को तो खैर छोड़िए, लेकिन उस ट्रेजेडी में मैं जो है ना कुछ नया करना चाहता था, मैं उस ट्रेजेडी से निकलना चाहता था बाहर। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ नया करना चाहिए जो अभी तक मैंने नहीं किया। तो बांसुरी बजाते हुए मैं लोगों को देखता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इसमें एक्चुअली क्या होता है। तो एक दिन मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने अचानक से मुझसे ये कहा, तुम्हें बांसुरी आती है? मैंने कहा नहीं। बोले म्यूजिक आता है? मैंने हाँ। मैंने कहा ये बताओ बांसुरी में सारे गामा कैसे बजाया जाता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि जो है आपकी फर्स्ट हैंड की 3 उंगलियां अगर आप अपने जो फर्स्ट के 3 होल्स में रखोगे तो वो सा होगा। उसके बाद फिर उन्होंने क्रमबद्ध मुझे सारे गामा पाधानी से सारी चीजें बताई, तो मुझे समझ में आ गया और उसको भी मैं 1.5 से 2 सप्ताह के अंदर मैं बांसुरी बजाने लगा। तो बस मेरा जो है ना ऐसा रहा कि मैं किसी भी चीज को बहुत जल्दी से ग्रैब कर लेता था। कोई भी चीज मेरे माइंड के सामने आती तो मैं उसको जो है जल्दी से जल्दी जो है पकड़ लेता था, जल्दी से जल्दी कैच कर लेता था। तो म्यूजिक से मेरा जुड़ाव इस तरह से रहा। और फिर उसके बाद जब मेरा भोपाल में एडमिशन हुआ तो मैंने 11th और 12th में म्यूजिक रख लिया। हमारे यहाँ पर जियोग्राफी एक सब्जेक्ट होता था, तो उसके स्थान पर आप म्यूजिक रख सकते थे। तो उसको जो है जियोग्राफी के स्थान पे मैंने म्यूजिक ले लिया। और जब मैंने म्यूजिक लिया तो मुझे बहुत सारी रागें सीखने को मिली, और बहुत सारी जब मुझे रागें सीखने को मिली तो फिर मुझे जो है एक मैं क्या बोलूं, मतलब मेरी गायकी में और सब चीजों में थोड़ा थोड़ा निखार आता गया। और बस ऐसे ही वो कहते हैं ना कि लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, तो बस वही वाली कहानी मेरे साथ हुई म्यूजिक। जी, और अब दोस्तों वक्त आ गया है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जिसमें कि गाना भी आप जो है राजेश जी की आवाज में सुनने वाले हैं। बहुत शौकीन रहे आप गाने के, तो फिलहाल हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना चाहेंगे? मैं क्या सुनाऊं गौरव, आप फरमाइश कर रहे हैं और हालोदून के सभी श्रोता बड़े, मैं समझ सकता हूं कि इस चैनल को काफी अच्छे से सुनते होंगे और काफी रसिक श्रोता होंगे। तो बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं, बट एक गाना है जो मैं हमेशा गुनगुनाया करता हूं, मैं वो आपको सुना देता हूँ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने
की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे, पिया रे। सो दैट्स इट गौरव, तुम्हारी फरमाइश थी तो मैंने थोड़ा सा गाना भी गा दिया। वेरिएशन से लवरेज जो है ये गाना, और निश्चित रूप से देखिए जो है हर एक बंदे का अपना अपना अंदाज होता है, अपने अपने अनुमान होते हैं। तो हमारे तो मुस्कुराने की वजह निश्चित रूप से राजेश जी हमारे श्रोता हैं, आप भी सहमत होंगे इस बात से, क्योंकि जब तक हमारे श्रोता नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं मुस्कुरा सकते। जब तक वो हमें अपना प्यार आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक तो चाहे कोई कलाकार हो, कोई आरजे हो, हालांकि मैं नहीं हूँ वैसा जैसा मुझे होना चाहिए, जहाँ अभी मैं पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मुस्कुराने की वजह तो मेरे श्रोता ही हैं। जब तक मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो मैं अपने श्रोताओं की वजह से मुस्कुरा रहा हूँ। और मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि हमारे एज अ राइटर, एज अ पोएट, एज अ शायर, मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि श्रोता अगर नहीं हो तो हमारी कविता का, हमारी शायरी का या हमारी कला का कोई महत्व नहीं, और ना तो हमारा ही कोई महत्व है। अगर कद्रदान ना हो, अगर सुनने वाले ना हो, हमें आशीर्वाद देने वाले ना हो, तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम 2 मिनट भी कहीं पर खड़े होकर बोल सकें या फिर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। तो आप हमारे ईश्वर हैं। हम मानते हैं कि जो श्रोता होते हैं वो ईश्वर का रूप होते हैं, और हम कलाकारों से कहीं ज्यादा गुणी और हमसे 100 गुना ज्यादा बुद्धिजीवी आप हैं। तो दोस्तों मैं कह रहा था, आज तो जो है राजेश जी जैसी हस्ती हमारे साथ हैं, इनका अगर आप ये पूरा साक्षात्कार सुनेंगे ना, मैं गारंटी से कहने वाला हूँ आप मोटिवेशन से भर जाने वाले हैं। जो बातें इन्होंने शुरू में हम सभी को बताई हैं और अपने उसके साथ में बातचीत के साथ में जवाबों के साथ में जो चीजें इन्होंने बोली हैं, जो थॉट्स इन्होंने दिए हैं, अगर उनको कोई सुन करके अगर माने, फॉलो करे तो बहुत कुछ आगे आने वाले समय में कर सकता है। लास्ट में जो है राजेश जी ने काफी कुछ हमें बताया अपने जीवन के बारे में, खुद अपने बारे में, और जो भी जैसी भी इनकी यात्रा रही, नॉर्मल स्कूल्स में क्या संघर्ष करने पड़ सकते हैं वो जो है कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। खैर इनके टीचर बहुत कोऑपरेटिव भी थे, और हर आदमी अपने आप में बहुत खास होता है, तो बड़े खास तरीके से इन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया। आगे जिंदगी चल रही है, अभी आगे चलनी भी है। आगे क्या करने का जो है प्लान है आपका? मैं एक्चुअली अगर मैं सच बताऊं तो वैसे तो मैं कहीं ऐसा सब कहता नहीं हूँ, लेकिन हेलो दून में मुझे आमंत्रित किया गया है और ये बड़ा ही सुहाना सा अवसर है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक लिरिसिस्ट बनना चाहता हूँ। ये तो मैं समाज सेवा, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जिंदगी में कुछ भी बन जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन समाज सेवा जरूर करूंगा। चाहे मैं कितने भी किसी भी रूप में करूं, मगर समाज सेवा जरूर करूंगा। चाहे वो शिक्षा के रूप में हो या फिर मेरे पास बहुत कुछ अगर जिंदगी में आए, तो मैं मेरा मन है कि मैं वो घर जहाँ पर कभी दीपक नहीं जल पाते हैं, वो घर जहाँ पर लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है, रोटियां नहीं मिल पाती हैं, वो लोग जो फुटपाथ में रहते हैं, वो लोग जो, मैंने ऐसे भी स्थितियां देखी है देश में कि ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसे भी घर के बच्चे होते हैं जो, वो लोग जो बड़े बड़े लोग चाय पीकर जो ग्लास से फेंकते हैं, वो उसमें से चाय का टेस्ट लेते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे। मैं चाहूंगा अपनी जिंदगी में अगर मैं कुछ ऐसा कुछ कर पाया तो मैं जो है उनके लिए कुछ करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा ध्येय है और मेरा अंतर्मन से मेरी ये आवाज आती है। मैं एक लिरिसिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ और मैं गाने लिखूं। मेरा ये मन है। एक सवाल और, आपने बताया समाज सेवा, जो भी बात हुई, जो भी कहा, तो ये समाज सेवा करने की आखिर इसका प्रेरक कौन था? कहाँ से आपने ये प्रेरणा ली कि आपको समाज सेवा करनी चाहिए? बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हमारे भगत सिंह जी। हमारे पास हीरोज की कमी नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं ना, तो अपने नायक सदा ध्यानपूर्वक चुनिए। आपके पास नायकों की कमी नहीं है। भगवान राम को देखिए, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने यही किया था ना, उन्होंने अपने पिताश्री के वचनों को पालन करने के लिए सिंहासन त्याग कर और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। और सहायता भी किन लोगों की ली? बड़े राजाओं की नहीं ली। उन लोगों के पास गए, उन लोगों की सहायता, उन लोगों की मदद ली जो लोग दलित हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग परेशान हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की। तो हमारे पास जो है हीरोज की कमी नहीं है। हमको जो है मोटिवेट करने वाले लोग बहुत हैं। लॉर्ड कृष्णा को देखिए,
उन्होंने उनको जब जो लड़कियों को उन्होंने बाहर निकाल दिया गया, मतलब किसी ने एक राक्षस था जिसने हरण करके ले गया, तो उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण के पास वो सारी मतलब कि जब भगवान श्री कृष्ण वहां पर गए और उस राक्षस को पराजित कर दिया, तो उसके बाद जो है उनको जो है उन बहन और बेटियों के लिए जो है उनके घर के दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि नहीं अब तो तुम अपवित्र हो गई भाई, अब तो तुम जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सबसे शादी कर ली। देखिए, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के पास गई कि भगवान कृष्ण जी अब तुम ही हो हमारे सहारे हो, तुम ही हमारे लिए कुछ करो। तो इतना बड़ा उनका हृदय था कि उन्होंने जो है शादी कर ली, और उसके बाद लेकिन उन्होंने जो है अपना जो वैवाहिक संबंध जो है उनकी भार्याओं से ही बनाया था। उनका चरित्र इतना शुद्ध था, इतना निर्मल था कि किसी और से उन्होंने कहते हैं कि 16,000 कुछ उनकी मतलब उन्होंने शादी की थी, गोपियां थी, लेकिन उन्होंने जो है पति पत्नी वाला जो संबंध होता है वो केवल अष्टभार्याओं से ही बनाया था। तो उनका हमारे पास बहुत कुछ है। भगत सिंह को देख लीजिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया था इस देश के लिए, इन्होंने जो किया है वो कोई भूल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए, ये सभी मेरे प्रेरक हैं, सभी ने मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा दी है कि मैं अपने स्तर पर क्या कर सकता हूँ इस देश के लिए, अब इस समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, वो साहबजादे को देख लीजिए, दशमेश गुरु की जो संतानें हैं। तो हम जो है हमारे पास कमी नहीं है सीखने के लिए, हमारे पास इतने लोग हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं, महाराणा प्रताप हैं हमारे पास जो है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और दुनिया में किसी और देश के पास या फिर कहीं और ऐसे लोग होंगे। मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत बढ़िया आपने जो है उदाहरण दिए हर चीज के। और अब लास्ट में जाते जाते राजेश जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या कुछ संदेश जो है देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा सब जिंदगी का ध्येय होता है कि कुछ अच्छा करना, कुछ बनना, देश को कुछ देना। तो मैं यही कहूँगा, सब कुछ तो ठीक है, किंतु अपनी शिक्षा को अच्छी तरीके से ग्रहण करिए और सुनना सीखिए, क्योंकि हम जब तक सुनना नहीं सीखेंगे तब तक हमें बोलना नहीं आएगा। अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता होता है। तो सुनना सीखिए और शिक्षा को जो है बहुत सीरियस ले लीजिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि शिक्षा बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने सीरियस लेना बंद कर दिया है और बस थोड़ा बहुत ऊपर से मोटा मोटा देख लेते हैं और अरे उनके चलो ठीक है भाई, एग्जाम के लिए तो पढ़ना है बस। तो ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में जो है शिक्षा को जो है आप गहनता से उसका अध्ययन करिए और अच्छी तरीके से आप अपनी शिक्षा को पूरी करिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपको पूरी तरीके से आपका विकास करती है, आपका चहुमुखी विकास करती है, अंदर से लेकर बाहर तक का आपका विकास करती है। तो शिक्षा को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, सीरियस तरीके से आप अपनी शिक्षा को ग्रहण करिए। बीच बीच में मनोरंजन भी करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मनोरंजन, जिंदगी में सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन शिक्षा को जो है प्राथमिकता सबसे ज़्यादा दीजिए, यही मेरा आप सभी को संदेश होगा। जी, हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है, हर इंटरव्यू अपने आप में खास होता है, हर कार्यक्रम अपने आप में खास होता है। तो ऐसे ही कुछ खास ये कार्यक्रम रहा, आज का ये इंटरव्यू रहा राजेश जी के साथ में। बहुत सारी चीजें राजेश जी ने हमें बताई, बहुत सारी चीजें हमें सुनाई, और विशेष रूप से कर्म पर कविता हो गई, चाहे हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी बांसुरी पर बजा करके इन्होंने दिखाया, चाहे गाना हो गया मुस्कुराने की वजह तुम हो, हर चीज में जो है एक संदेश छिपा था, एक पुकार छिपी थी, जो कि आज के युग के लोगों से राजेश जी की इन रचनाओं को सुना करके जो है कि वैसे लोग इन गानों को कभी किसी मोड़ पर लेते हैं, कभी श्रृंगार रस प्रधान मान लेते हैं, कभी कुछ मान लेते हैं, लेकिन अगर गहराई में जा करके सोचें तो अर्थ कुछ और ही निकलता है। तो इसी मोटिवेशनल बात के साथ दोस्तों, आप सभी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, रेडियो के जरिए सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब के जरिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए सुन रहे हैं, प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट्स प्रोग्राम को जरूर दीजिए। चैनल भी हमारा आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए 91.2 NIVH हेलो दून के नाम से। हर जगह हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जहां मर्जी ढूंढ लीजिए वहां मिल जाएंगे। और दोस्तों क्या है कि नए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाना, लोगों को ढूंढ करके लाना, और भी जो अनेक कार्यक्रम हैं आप सुनते हैं, आसान नहीं होता है इन कार्यक्रमों को बनाना। तो प्लीज आप सभी से जिस प्यार की, जिस आशीर्वाद की आशा हम सभी करे बैठे हुए हैं, वो जरूर हमारे इन कार्यक्रमों को दिया कीजिए। आज मैं यही कहना चाहूंगा राजेश जी के साथ में इस इंटरव्यू के माध्यम से। और फिर मुलाकात होगी मेरी किसी और नए कार्यक्रम में और एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव प्रोग्राम विद RJ गौरव, इस प्रोग्राम के नए एपिसोड के साथ और महान हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी गौरव को आप सभी अपने बीच से अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।